हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हमने कल की कक्षा में आपको पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ाया था। पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ाया था, मैंने बताया था कि महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक का नाम है कलसुबाई। महाराष्ट्र में एक और पीक है जिसका नाम है महाबलेश्वर पीक। ये दोनों चोटियां हैं। कलसुबाई हाईएस्ट पीक है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, तो दोनों चोटियों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य जो आएगा उसका नाम है कर्नाटक। गोवा में कुछ भी नहीं पढ़ना है। कर्नाटक में, कर्नाटक की बात करें तो उसमें कई सारी पीक्स हैं, जैसे कुद्रेमुख है, ब्रह्मगिरी है, बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं, मुल्यानगिरी है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी है, जो हिल्स है, उसका नाम है बाबा बूदन की पहाड़ी। बाबा बूदन की पहाड़ी भी याद रखना है। और ब्रह्मगिरी चोटी, ब्रह्मगिरी चोटी इसलिए याद रखना है क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली, जो जल के भराव के आधार पर उत्तर भारत में गंगा से कंपैरिजन की जाती है, वह नदी यानी कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसके बाद मैंने ये बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जहां आकर मिलते हैं वहां नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड का निर्माण होता है। नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड की हाईएस्ट पीक का नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो पीक है वो तमिलनाडु राज्य में है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड है वो कितने राज्यों में विस्तृत है, तो नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड 3 राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 3 राज्यों में है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पीक जो है, जो हाईएस्ट पीक है वो तमिलनाडु राज्य में है, जिसका नाम है डोडा बेटा। अच्छा, एक चीज और आपने सुना होगा, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा एरिया जिसे कहा जाता है, जो बहुत पर्यटन स्थल है, जो बहुत अच्छा है घूमने लायक, उसे बोलते हैं ऊटी। ऊटी या ऊटक मंडल। ऊटी या ऊटक मंडल भी कहाँ है, तो ऊटी या ऊटक मंडल भी तमिलनाडु राज्य में है। और किसका हिस्सा है, तो नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड का ही हिस्सा है। इसके बाद मैंने बताया कि नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड के साउथ में एक दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा बोले या पालक्कड़ गैप बोले, बात बराबर है। और इस दर्रे की चौड़ाई जो है वो है 24 किलोमीटर। इसके बाद इसके दक्षिण में एक माउंटेन रेंज या हिल्स का निर्माण होता है। उस हिल्स का नाम है अनामलाई हिल्स। अनामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी पीक। अनाईमुडी पीक, अनाईमुडी पीक ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट में से स्थित सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद अनाईमुडी के बाद एक और माउंटेन ग्लैंड का निर्माण होता है, जिस माउंटेन ग्लैंड का नाम है अनाईमुडी माउंटेन ग्लैंड या अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि। यानी अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में एक ग्रंथि का निर्माण हो रहा है, उस ग्रंथि का नाम है अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि। और अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि ऊपर से अनामलाई और इसके नीचे से इलायची पहाड़ी और उत्तर पूर्व से आती है पालनी पहाड़ी। यानी अनाईमुडी पर्वत ग्रंथि पर 3 पहाड़ियां आकर मिलती हैं। उत्तर में आप देख पाएंगे अनामलाई, और उत्तर पूर्व में देख पाएंगे पालनी पहाड़ी, और दक्षिण में देख पाएंगे इलायची पहाड़ी। इसके बाद अगस्त्यमलाई पहाड़ी है। अगस्त्यमलाई पहाड़ी भी केरल राज्य में है। तो इस प्रकार आप देखे हैं कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके मैं बात करूं तो आज की बारी है पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, हाँ, हेडिंग बना लेंगे पूर्वी घाट पर्वतमाला। पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला। तो पूर्वी घाट की बात करूं तो पूर्वी घाट पर्वतमाला, अगर भारत का मैप कुछ इस कदर बनता है, कुछ इस कदर बनता है, कुछ इस कदर बनता है। मैंने आपको ये बताया होगा कि पूर्वी घाट संरचना की दृष्टि से निरंतर नहीं है। अगर बात करो तो पूर्वी घाट कुछ टूटा फूटा हिस्से में पाया जाता है, कुछ टूटा फूटा हिस्से में पाया जाता है, और इधर से पश्चिमी घाट एक हिस्से में पाया जाता है। यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन रेंज का निर्माण, नीलगिरी माउंटेन ग्लैंड का निर्माण हो जाता है। इधर वाला हिस्सा जो देख पा रहे हैं ये क्या है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। और पूर्वी घाट संरचना की दृष्टि से निरंतर नहीं है। तो पहला बिंदु है, मैं यहां लिखता हूं, पहला बिंदु है कि पूर्वी घाट संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से निरंतर नहीं है, निरंतर नहीं है, नहीं है। तो निरंतर क्यों नहीं है?
ये पश्चिमी घाट निरंतर है, यानी यहां से शुरू होता है यहां समाप्त होता है। पूर्वी घाट वहां से शुरू होता है यहां समाप्त हो गया, वहां से शुरू हुआ यहां समाप्त हो गया, वहां से शुरू हुआ यहां समाप्त हो गया। कई जगह टूटा फूटा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कई जगह टूटा फूटा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि पूरे दक्षिण भारत का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। यानी अगर यहां से जल का प्रवाह किया जाएगा यहां से, तो वो सारा जल कहां आके गिरेगा? वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगा। ये पूरे दक्षिण भारत का सामान्य ढाल है और पूरे भारत का भी सामान्य ढाल है, जो पूर्व की ओर है, जो बंगाल की खाड़ी की ओर है। अगर ऐसा है तो यहां से निकलने वाली नदियां जल लेकर इधर को जाती हैं, पूर्व की ओर जाती हैं। तो जैसे ही नदियां जाएंगी तो बीच में जो संरचना होगी उसको कट करके बीच से नदियां निकल गई, यानी कई सारी ऐसी नदियां हैं जो पूर्वी घाट पर्वतमाला को काटकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। अगर आप देख पाएंगे तो एक नदी है गोदावरी और एक नदी है कृष्णा। तो गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबक यानी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और फिर जाकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पहुंचती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और वो भी आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। ये दोनों नदियां ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से गिनती होती है। अगर नदियों की बात करूं तो मैं यहां लिखता हूं, मैंने यहां लिखा, हाँ मैंने लिखा, हाँ इधर लिखता हूं। मैंने कहा जो उत्तर भारत में भारत से होकर बहने वाली नदियां हैं, जो भारत से होकर बहने वाली नदियां हैं, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत में से होकर बहने वाली? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कितनी लंबाई है? 2800 सॉरी 2900 के आसपास है, 2900 के आसपास है, 2900 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये 2880 किलोमीटर के आसपास। फिर गंगा नदी है, गंगा 2525 किलोमीटर के आसपास है। फिर उसके गंगा के बाद जो भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है गोदावरी ना, इसके पहले सतलज लिख देते हैं, सतलज नदी। और सतलज नदी 1500 किलोमीटर के आसपास है। और इसके बाद गोदावरी और गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके बाद कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की लंबाई है 1401 किलोमीटर। और इसके बाद नर्मदा से पहले ले लेते हैं यमुना को, और यमुना की लंबाई है 1385 किलोमीटर। और इसके ऊपर एक और नदी है नर्मदा की लंबाई है 1300 किलोमीटर। ऐसे करके बहुत सारी नदियां हैं जिनकी लंबाई क्रमवार देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा। अगर मैं बात करूं तो ये जो दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां ये दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों में काउंट की जाती हैं। तो मैं बता रहा हूं यहां से एक नदी निकली गोदावरी, यहां से एक नदी निकली कृष्णा, और ये दोनों नदियों का डेल्टा यहां बना के दिखाता हूं। ये है गोदावरी आगे जाकर एक धारा ऐसे हो जाती है, एक धारा ऐसे हो जाती है। इस धारा का नाम है वशिष्ठ गंगा, इस धारा का नाम है गौतमी गंगा। ये दोनों धाराएं फिर वापस कई धाराओं में बढ़ती हैं, ऐसे बढ़ती कई धाराओं में बढ़ती हैं। और नीचे से आ रही है कृष्णा नदी और इसका भी डेल्टा बनता है। इन दोनों नदियों का डेल्टा इतना बड़ा हो जाता है कि पूर्वी घाट पर्वतमाला टिक ही नहीं पाता, और इन दोनों नदियों के डेल्टा के मध्य पूर्वी घाट पर्वतमाला की कोई भी पहाड़ी नहीं पाई जाती। यही कारण है कि पूर्वी घाट पर्वतमाला निरंतर नहीं है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला निरंतर है। पूर्वी घाट पर्वतमाला निरंतर नहीं है और पश्चिमी घाट पर्वतमाला निरंतर है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ, दूसरा बिंदु है कि पूर्वी घाट पर्वतमाला पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के दक्षिण से शुरू होता है, और नीलगिरी
पर्वत ग्रंथि तक फैला है, फैला फैला। ये हुआ दूसरा बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वतमाला की कई पहाड़ियां हैं। यहां लिखता हूं, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पर्वतमाला की कई पहाड़ियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। अगर पूर्वी घाट पर्वतमाला की आंध्र प्रदेश में स्थित पहाड़ियों के नाम की बात करूं तो नंबर एक पे जो है उसका नाम है इर्रामल्ला। नंबर 2 पे है सिरुमलाई। मैं यहां लिखता हूं सिरुमलाई। नंबर 3 पे है नल्लामलाई। यानी इर्रामल्ला, नल्लामलाई, सिरुमलाई, और इसके बाद एक और है जिसका नाम है पालकोंडा, और एक और है वेलिकोंडा। यानी पालकोंडा, वेलिकोंडा, एर्रामल्ला, नल्लामल्ला और सिरुमलाई, ये 5 पहाड़ियां हैं जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके बाद बात करूं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि तमिलनाडु में पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां, पहाड़ियों के नाम इस प्रकार। अगर पूर्वी घाट पर्वतमाला की तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ियों के नाम की बात की जाए तो पहाड़ियों के नाम है सेवराय, जावड़ी, सेवराय, जावड़ी और शेषाचलन हो गया, शेषाचलन। ये 3 पहाड़ियां हैं, ये 3 पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु में, शेषाचलन, ये 3 पहाड़ियां हैं जो तमिलनाडु में। अब अगर इसके बाद बात करूं तो पूर्वी घाट की एक हाईएस्ट पीक भी होगी। यहां लिखता हूं पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम जिंदगढ़ है। जिंदगढ़, मैं यहां लिखता हूं जिंदगढ़ चोटी है, और इसकी ऊंचाई की बात की जाए 1690 मीटर है, 1690 मीटर है। और जो मैं यहां आगे लिखता हूं जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है, विशाखापत्तनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। यानी हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट कौन सी है तो वो है जिंदगढ़। ये हुआ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में आपने हाईएस्ट पीक देखा पश्चिमी घाट की कलसुबाई जो महाराष्ट्र में। अब क्वेश्चन ये है कि इधर से आया पश्चिमी घाट और इधर से आया पूर्वी घाट और बीच में मिल गया नीलगिरी, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का फैलाव कहां तक है तो यहां से सतमाला पहाड़ी से लेकर नीलगिरी के मध्य पश्चिमी घाट है और इधर वेस्ट बंगाल के दक्षिण से लेकर नीलगिरी तक पूर्वी घाट का फैलाव है। इसके नीचे जो फैलाव है यहां पर आप देख पाएंगे दर्रे का नाम है पाल घाट,
इसके बाद अनामलाई और इसके बाद अनाईमुडी, इसके बाद इलायची पहाड़ी, इसके बाद अगस्त मलाई, फिर इसके बाद पालनी पहाड़ी, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। यहां इतना तो समझ में आया कि कहां तक फैलाव है। इसके बाद बात करता हूं पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी का फैलाव तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, राज्य में है। अगर इसके बाद आपको मैंने बताया कि दक्षिण भारत में एक स्थान है जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है ऊटी। तो ऊटी की बात करूं, ऊटी या ऊटक मंडल की बात करूं, तो ऊटी ऊटक मंडल की बात करूं तो यहां लिखते हैं ऊटी, ऊटी या इसी का नाम है ऊटक मंडल, ऊटक मंडल, ऊटक मंडल, ऊटक मंडल नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर, ग्रंथि पर, ग्रंथि पर तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ये हुआ पूर्वी घाट पर्वतमाला, और पूर्वी घाट पर्वतमाला भी कंप्लीट हो गया, पश्चिमी घाट पर्वतमाला भी कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट का कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत के द्वीप, यानी भारत के द्वीप कितने हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, उनके विषय में जानकारी होगी। और उसको मैं मैप केवल आज बनाऊंगा, बाकी थ्योरी कल पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहले मैप बना देता हूं नेक्स्ट पेज में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप कर पाएंगे, और अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है तो मैं जाहिर सी बात है ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनको भी कराऊंगा। यहां पर चैप्टर का नाम होगा आज भारत के द्वीप, यानी आइलैंड ऑफ द इंडिया, आइलैंड ऑफ द इंडिया, भारत के द्वीप। और इन भारत के द्वीप वाले टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे तो केवल मैप बनाएंगे। मैप, मैंने आप सभी से कहा है कि जब नया टॉपिक शुरू होगा तो आपको भी मेरे साथ मैप बनाना है। भारत का मैप कुछ इस कदर बनता है। कुछ ऐसा ही बनता है। अगर द्वीप की बात करूं तो भारत में सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि द्वीप होता क्या है, द्वीप होता क्या है। तो द्वीप क्या होता है, भूमि का वह टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। तो यहां लिखता हूं भूमि का वह क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो तो द्वीप कहलाएगा, द्वीप कहलाता है। भूमि का वह टुकड़ा जो चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। फिर दूसरी बात आती है प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप होता है बेटे कि भूमि का वह टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो यहां लिखता हूं भूमि का वह क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। कैसे, अगर बात करूं इस एरिया की, ये दक्षिण भारत के एरिया की इतने की बात करूं तो इतने में से आप देख पाएंगे कि इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो एक तरफ से ये लैंड जो भारत का ये जो लैंड है ये वाला, एक तरफ से अरब सागर से, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से और एक तरफ से हिंद महासागर से घिर गया।
तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर इतनी बातें समझ में आई हैं तो ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप भारत में, अगर मैंने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया है तो प्रायद्वीप वाला पढ़ाया है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो बात कर लेते हैं इसकी, क्या बोलते हैं, द्वीप की। तो द्वीप की बात करता हूं तो द्वीप में से द्वीप कहाँ होंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, द्वीप कहाँ होंगे। जहां जल होगा द्वीप वहीं होंगे, जहां जल होगा वो द्वीप वहीं होंगे। तो अगर इसके बाद मैं आऊं द्वीपों की बात करूं, तो द्वीपों की बात करूं तो हाँ, एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी ऐसे आती है और ऐसे जाकर बांग्लादेश में से ऐसे चली जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड में से निकलती है सतोपत ग्लेशियर से, और सतोपत ग्लेशियर से निकलने के बाद अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, और अलकनंदा जाकर आगे भागीरथी से मिलती है, और भागीरथी और अलकनंदा का संगम जब बनता है तब नदी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं गंगा। गंगा हरिद्वार के बाद, उत्तराखंड के हरिद्वार के बाद मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके पहले वो पहाड़ों में गमन करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के 29 जिलों से होकर बहती है, जिसमें से हमारा कानपुर शामिल है। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भारत यूपी से बाहर चली जाती है और फिर चली जाती है बिहार में। तो मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आया होगा। बिहार में जाने के बाद बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश में एक धारा बनती है जिस धारा का नाम है हुगली। इसी से एक टूटकर नदी बनती है जिसका नाम है हुगली। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।